1960 के दशक के आखिरी सालों में जब पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी इलाके में नक्सलबाड़ी का आंदोलन जब चल रहा था, तो लगभग उसी दौर में 1967 से लेके 1970 के बीच आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में भी सशस्त्र आंदोलन या आर्म्ड रिवॉल्यूशन जिसे कहते हैं, वो लगभग उसी इंटेंसिटी के साथ चल रहा था। नमस्कार, सेंट्रल गोंडवाना खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र। मैं इस वक्त आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के बुड्डापाड़ी गांव में हूं। ये गांव उस समय जो नक्सल आंदोलन, या उस समय तो उसको नक्सलवाद या नक्सलबाड़ी बाद में उसका नाम पड़ा, लेकिन उस समय जो आर्म्ड रेवोल्यूशन चल रहा था उसका एक बड़ा केंद्र श्रीकाकुलम जिले का ये बुड्डापाड़ू गांव है। और मैं इस वक्त CPI-ML के पूर्व सेंट्रल कमेटी मेंबर MM राव के साथ उनके घर पे मौजूद हूँ। MM राव का एक परिचय तो सेंट्रल कमेटी मेंबर CPI-ML लिबरेशन का ही है, लेकिन एक और जो उनका परिचय है आज की तारीख में जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वो ये है कि MM राव किसी जमाने में CPI माओवादी के जनरल सेक्रेटरी बसव राजू उर्फ N केशव राव, नंबाला केशव राव के साथ जेल में थे जब 1982 के आसपास रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन के सेक्रेटरी के नाते एक मामले में नंबाला केशव राव को जेल हुई थी। तो उस समय MM राव भी उनके साथ थे। सर, सेंट्रल गोंडवाना खबर में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप किस तरह से उनके संपर्क में आए, बसव राजू के संपर्क में। ठीक है, आज का तारीख में जो माह में 27 है, आज ये में 27 में प्रथम एनकाउंटर ये श्रीकाकुलम जिला में हुआ। वो एनकाउंटर में कॉमरेड पंचादी कृष्णमूर्ति का साथ और 7 कॉमरेड शहीद हुए। उन लोगों को हम लाल सलाम पेश करता है। सेम बाद में जितना भी लड़ाई हुआ उतना लड़ाई में शहीद होने तमाम शहीदों को हम लाल सलाम पेश करते हुए हम बोल रहा हूँ। मैं मल्लेश्वर राव बसवराज का साथ एक समय में जेल में थे, 82 का आसपास में। वो वरंगल में एक केस में फंस गया, वहां से विशाखापट्टनम जेल को लाया गया। जेल में 1 साल थे। बाद में उनको हम सभी लोग मिलके एक ब्लैक में थे। वो समय में वैसा परिचय उनका साथ थे। वो शिवोसी का ऑर्गेनाइजेशन में थे। बाद में हम सब जेल में खेलते थे, पढ़ते थे और बातचीत करते थे। बाद में उनको बेल आया, बेल में वो रिलीज हो गया। उसका तुरंत बाद भी हमको रिलीज आ गया, हम भी रिलीज हो गया। रिलीज होने के बाद एक साल हम विशाखापट्टनम जेल को विजिट करने के लिए गए। वो समय में वो भी कौन सा काम में आए थे विशाखापट्टनम में। उनका साथ एक और एक दूसरा स्टूडेंट थे, उनका नाम जगन थे। दोनों केस में थे वो इस समय में। दोनों आके तीन हम जाके एक टी स्टॉल में चाय पिए। चाय पीने के बाद उनका रास्ता उन पकड़े, मैं रास्ता मैं पकड़ के आ गई। ये है इनका साथ परिचय। बाद में इनका बारे में सुनते थे। जब हम जेल में निकल के आए फिर भी पार्टी में शामिल होके काम करते थे। एक बार हम तूर्पु गोदावरी जिला गए थे। वो जिला में काम करने के समय में ये बसवराज का नाम से वो उधर काम करते थे, लेकिन मुलाकात नहीं हुआ, सुनते थे। अभी जो ये एनकाउंटर में मारा गया, जितना भी श्रीकाकुलम आंदोलन से, नक्सलबाड़ी आंदोलन से शुरू होके अभी तक जितना भी एनकाउंटर हुए, इसी का एनकाउंटर में ये जो गद्दारी करने का लोग है, वो गद्दारी से इन लोग एनकाउंटर सा हुआ। जब पहले एनकाउंटर इधर हुआ पंचायत कृष्णमूर्ति, वो भी गद्दारी से भी पकड़ा गया, इनको पुलिस मार दिया गया। ये अभी केशवराव भी वो ये समय में गद्दारी से भी पकड़ा गया, उनको एनकाउंटर किया गया। इसीलिए हम पूछता है, जब पॉलिटिकल लीडर पकड़ा हुआ आता है
इनको क्यों मारा जाता है, क्यों इनको न्यायस्थान को नहीं लेता है। इसीलिए ये पुलिस क्रूरता हमें समझना होगा। जब तक अभी होम मिनिस्टर अमित शाह घोषण करता है नक्सलवाद को खत्म करेंगे, नहीं खत्म कर सकता है, लेकिन फिजिकली कुछ लोग को तुम्हें मार सकता है, लेकिन नक्सलवादी आंदोलन लोगों का अंदर है। लोगों को जो 5 मौलिक दिन से है, खाना के लिए खाना, रहने के लिए घर और पहनने के लिए कपड़ा और कुछ शिक्षा और औषध, ये 5 मूल्य मिलना चाहिए। अभी देश में ये लोगों को नहीं मिलता है। जब तक वो समस्या रहेगा तब तक विप्लव क्रांति वंचित रहेगा, जीवित रहेगा, कोई नहीं मार सकता है। इसीलिए अभी जितना भी क्रूरता है गवर्नमेंट का साथ, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन आउटलुक रहना चाहिए। वो ह्यूमैनिटी भी अभी गायब हो गया। ये केशवराव को इसके भाई को देने के लिए, इनका पार्दव देने के लिए इनकार कर दिया। वो भी एक सोचना बात है। सभी लोग इसको कंडेम करना है। आने वाले दिन में ये ह्यूमैनिटी बढ़ाना होगा। इसीलिए ये परिचय बसवराज का साथ मेरा था। मैं बाकी जो बहुत पार्टी के जो आप लोगों के जो सिद्धांत हैं, आप लोगों की जो विचारधारा है, उस पर बाद में बात करेंगे। मैं आपसे अभी जो बसवराजू हैं, जो नंबाला केशवराव जिनका नाम था, उनके बारे में कुछ व्यक्तिगत चीजें जानना चाहता हूं। जब आप उनसे मिले तो वो मामला क्या था जिस मामले में उनको जेल भेजा गया था? वो वरंगल का कॉलेज में एक स्टूडेंट्स का बीच एक घर्षण हुआ, मुठभेड़ हुआ। वो मुठभेड़ में एक एबीवीपी स्टूडेंट मार गया। उसी केस में इसको शामिल कर दिया। ये शामिल करके कुछ ये इधर का लोग, इसीलिए इसको विशाखापट्टनम भेजा गया, विशाखापट्टनम जेल में। वो इलाके में इसी परिचय में वो मेरा साथ मुलाकात हुआ। जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि इनके बड़े भाई का कहना था कि ये जो मुकदमा या जो उनको आरोपी बनाया गया था, वो दरअसल में वो आरोपी थे नहीं, उस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं था, उनको फंसाया गया था। हो सकता है, लेकिन उनका जाने में मेरा जानकार कुछ नहीं है। वो केस के बारे में। तो ये बताइए कि व्यवहार कैसा था नंबाला केशवराव का जब आप लोग जेल में थे? क्या बहुत एग्रेशन था? और उस समय तो वो सीपीआई माओवादी के मेंबर नहीं थे, तो आपको क्या लगता था कि वो सीपीआई और माओइस्टों की विचारधारा से प्रभावित हैं? नहीं, वो तो मार्क्सिज्म से प्रभावित है। हम सब मार्क्सिज्म से प्रभावित है। वो अलग धारा नहीं, लेकिन सशस्त्र संग्राम लेना है, लाना है, सत्ता हासिल करना है, ये मुख्य उद्देश्य था। ये मुख्य उद्देश्य में सत्ता लाने के लिए सशस्त्र संग्राम रास्ता उन लोग चुन लिए, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। इसीलिए हम सभी लोग पहले चुन लिया। बाद में जितना अनुभव से सीखा, कुछ लोग बदलाव लाया, कुछ लोग बदलाव नहीं लाया। वो पुराना रास्ता में आगे चलने के लिए कोशिश की, इसमें उन लोग नुकसान आया। इसीलिए बसवराज व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लड़का है। हम दोनों, मेरे से 1 साल छोटा है वो, और भी वो स्टूडेंट समय में बहुत, वो समय में हमें मुलाकात हुआ। बहुत अच्छा लोग, बहुत खेलते थे, हंसते थे, बहुत सोशल एलिमेंट था। उतना ही इनका बारे में मेरा ख्याल। सर, बताया जाता है कि मैंने परिवार की जानकारी में ये बात नहीं है कि बसवराजू की कभी शादी हुई थी, लेकिन ऐसा लोग कहते तो हैं पार्टी के भीतर कि उन्होंने मूवमेंट के अंदर ही जंगल में रहते रहते किसी कॉमरेड से शादी की थी। आप उसके बारे में कुछ जानकारी है? नहीं, मेरे पास वो उसका जानकारी नहीं है, लेकिन वो समय में अभी लगभग 40 साल बीत गई मुलाकात होने के बाद। ये 40 साल में क्या परिवर्तन आया, उसका डेवलपमेंट भी ज्यादा हो गया ना। वो स्टूडेंट से निकल के मार्क्सिज्म समझ के वो एक पार्टी को जनरल सेक्रेटरी स्थान पहुंच गया। इस बीच में जीवित में बहुत सारे परिवर्तन आने के लिए संभव है। मैरिज भी वो समय में हो सकता है, लेकिन हमें ऑथेंटिकेटली कहीं नहीं सकते उसको मैरिज हुआ नहीं हुआ। सोशल मीडिया वो बुझ रहा है, समझ रहा है,
उसको मैरिज हुआ, लेकिन मैरिज भी बहुत इनके साथ मुलाकात में बहुत गैप भी है ऐसा। सर एक चीज बताइए कि पुलिस ने कल उनकी बॉडी का अंतिम संस्कार नारायणपुर में, जहां उनको मारा गया था एनकाउंटर में, वहीं कर दिया। उनकी बॉडी तक उनके जो परिवार वाले हैं, उनके परिजनों को उनकी बॉडी भी नहीं दी। इसको लेकर के क्या आप लोगों के मन के अंदर किसी तरह का गुस्सा है? इस मेरा ख्याल में ये सरकार बॉडी देने के लिए डर रहा है। क्यों? ये मुठभेड़ में नहीं मेरा, ये पकड़ के इनको मार दिया गया, फिर उन लोग को पोस्टमार्टम करने से इनका वो किया गया, वो बाहर आ जाएगा, इसीलिए इनको बॉडी नहीं देके इन लोग को पुलिस वाला से वो इनका अंतिम संस्कार करवाया। ये मेरा सोच है। एक समय था जब श्रीकाकुलम के इलाके में कम्युनिस्ट मूवमेंट और कम्युनिस्ट मूवमेंट के साथ साथ जो आर्म्ड स्ट्रगल था वो भी बहुत तेज था। लेकिन मुझे पता चला, कल जब मैं यहाँ था तो मुझे बताया गया कि आज एक श्रद्धांजलि सभा इस आपके बुड्ढापाड़ू गांव में होने वाली है। लेकिन आज का कम्युनिस्ट पार्टी इतनी कमजोर हो गई है कि वो लोग अपने नेताओं को श्रद्धांजलि तक नहीं दे पा रहे हैं। क्या पुलिस का दबाव इतना अधिक है? हाँ, पुलिस का दबाव अधिक है। नॉट ओनली पुलिस का दबाव, सरकार का दबाव ज्यादा है। जो मीटिंग नहीं चलाना दिया और इसको कोई इसका एक्टिविटीज भी नहीं चलाना सकता है। लेकिन लोगों का समस्या बाकी है। वो पुराना नेतृत्व सब मर गया और नया संगठनात्मक काम चल रहा है। अभी इसको सरकार का खिलाफ जो मीटिंग करने के लिए कोशिश नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट अनुमति नहीं दे रहा है। हो सकता है आने वाले दिन में लोग इनको प्रतिक्रिया कर सकता है। अब तो माओवादी आंदोलन लगभग 50 साल से अधिक पुराना हो गया है। क्या आपको लगता है कि भारत जैसे देश में, जहां लोकतंत्र है और मजबूत लोकतंत्र होने का भी दावा बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां करती हैं, ऐसे और आज के समय में माओवाद जैसी या नक्सलवादी जैसी किसी गतिविधि के माध्यम से कोई परिवर्तन लाया जा सकता है? क्या आपको अभी भी ये विश्वास है? मेरा ख्याल से हम जो विश्वास किए सशस्त्र संग्राम में, लेकिन सशस्त्र संग्राम हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है लोगों को हक हासिल करना, लोगों को हाथ में राजनीति सत्ता लाना। ये जो हमारा लक्ष्य, लक्ष्य साधन के लिए, इसको हासिल करने के लिए सशस्त्र संग्राम एक रास्ता है। लेकिन जब ये नहीं चल रहा है, आगे दूसरा रास्ता पकड़ने के लिए इन लोग कोशिश करेंगे। वो कोशिश माओवादी पार्टी में जो करेगा, अभी तो कुछ लोग वो ऐसा करके चल रहा है आगे, तो कल को माओवादी पार्टी भी इस बीच में आलोचना करके इसका रास्ता बदल देगा। जब लोगों का साथ मिलने से कोई भी सक्सेस होगा। सशस्त्र संग्राम हो, डेमोक्रेटिक रूट हो। इन लोग जो डेमोक्रेसी बोल रहा है केवल निर्वाचन करने से डेमोक्रेसी नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब लोगों को जो समस्या है वो हासिल करना, हल करना चाहिए। इसको खाना पीना मिलना चाहिए, इसको बच्चा को पढ़ाई मिलना चाहिए, इसको बच्चा को स्वस्थ मिलना चाहिए, इसको घर मिलना चाहिए। ये हक ना मिलने से कहाँ है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इन लोग के लिए है, जिन लोगों को जो फायदा ऊपर वाला है, पैसा वाला है, उन लोग के लिए डेमोक्रेसी है। लोगों के लिए क्या डेमोक्रेसी? इसीलिए लोग पकड़ेगा को रास्ता में इनको सशस्त्र संग्राम ना हो। कल की निर्वाचन जरिया से भी सत्ता बदल सकता है, लेकिन एक ही रास्ता पकड़ के रहना ठीक नहीं है। जो रास्ता में हमें सत्ता हासिल करेगा और मजबूत होगा, वो रास्ता पकड़ने के लिए आलोचना करेगा। माओवादी भी आलोचना करेगा, वो आलोचना करके बदलाव लाएगा। लेकिन बस्तर में सर लगभग 50 साल हो गया। 50 साल से एक बहुत छोटे से इलाके में, छोटा ऐसे नहीं कहना चाहिए, भौगोलिक रूप से तो बहुत बड़ा है, लेकिन
कोई बड़ा राज्य नहीं था, कुछ जिले थे जिनमें आपका एक समय में प्रभाव था। लेकिन मैं तो ये यहां तक कह रहा हूं कि मैं आरोप लगा रहा हूं नक्सलवादियों पे कि आज बहुत बातें करते हैं नक्सलवादी की पूंजीपतियों की सरकार है या पूंजीपतियों के लिए सरकार ने सुरक्षा बल के कैंप लगाए हैं, लेकिन मेरा ये आरोप है कि नक्सलवादियों के कारण ही आज इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंचा है और अब उनके पीछे पीछे हो सकता है कि कॉर्पोरेट भी वहां पहुंच जाए। तो मैं तो ये सीधे सीधे कह रहा हूं कि नक्सलवादियों के कारण अब पूंजीपति वहां पहुंचेंगे। आपका इस पर क्या कहना है? नक्सलवादी की क्यों निकलने के लिए उन लोग कोशिश कर रहा है? पहले इतना सुरक्षा बल उधर पहुंच गया, नक्सलवादी कारण होने से नक्सलवादी को कैसे वह जगह मिल गया? वो आदिवासी का बीच नक्सलवादी का कैसे जगह मिल गया? कारण ये है, यो जो लोग है आदिवासी लोग, उनका साथ रंग व्यवहार ये जो शासक दल बीजेपी और कांग्रेस लोग किया है, इसीलिए वहां का आदिवासी लोग नक्सलवादी का पक्ष में चला गए। इन लोग को ऑर्गेनाइज करके इन लोग हक को हासिल करने के लिए वो माओवादी लोग कोशिश की। ये जगह कब्जा करने के लिए कॉर्पोरेट फोर्सेस, इसको मिनरल्स कब्जा करने के लिए, वो लैंड कब्जा करने के लिए, वो जल कब्जा करने के लिए, ये जंगल कब्जा करने के लिए उन लोग माओवादी को खाली करने के लिए कोशिश किए। इसीलिए सुरक्षा बल उधर को भेज दिए गए। सुरक्षा दल नक्सलवादी कारण से गया। नक्सलवादी क्या किए उधर? नक्सलवादी वो वहां का मिनरल लेने के लिए अपोज किए। वो मिनरल्स ये आदिवासी लोगों को अभिवृद्धि के लिए, डेवलपमेंट के लिए यूज करना होगा। इसीलिए वो नक्सलवादी कॉर्पोरेट को खिलाफ थे, इसको खाली करने से उन लोग कब्जे करना चाहिए। इसीलिए भारत सुरक्षा बल को प्रयोग करके नक्सलवाद को वहां से खाली करके इन लोग कब्जा करेगा। वो लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सर 50 साल तक तो लोगों ने झेला। वहां सुरक्षा बल और नक्सलियों से ज्यादा मौतें तो आम आदिवासी को ही, नक्सली जिस तरह से मुखबिर बताकर लोगों को मारते रहे, तो एक 50 सालों का समय बीत गया। अब एक समय तो आता है कि आपका रिजल्ट तो कुछ मिला नहीं, और जो रिजल्ट दिख रहा है कि जो मिलने वाला है वो ये है कि पूरा बस्तर सुरक्षा बलों से भर गया है। और अब तो क्योंकि आप दिख रहा है कि आप कमजोर हो गए हैं, बहुत कमजोर हो गए हैं। अभी वहां से माओवादी खाली होने के बाद भी सुरक्षा बल उधर स्थान लेके कैंप रखना भी क्या डेवलपमेंट आएगा? वहां देखना, वहां का आदिवासी डेवलपमेंट आएगा? वहां आदिवासी को खाने के लिए खाद्य मिलेगा? वहां आदिवासी के लिए घर मिलेगा? वहां आदिवासी बच्चा के लिए शिक्षा मिलेगा? वहां आदिवासी बच्चा के लिए, आदिवासी लोगों के लिए स्वास्थ्य मिलेगा? ये सब नहीं मिलेगा तो क्या डेवलपमेंट आएगा? डेवलपमेंट आएगा वहां खनी खुलेगा, वो खनी कॉर्पोरेट वाला लेके जाएगा। क्या एम्प्लॉयमेंट दे देंगे? शिक्षा तो नहीं, आदिवासी लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्या आएगा? मट्टी कूदने के लिए उसको मिलेगा, को स्किल्ड जॉब्स नहीं मिलेगा। इसीलिए डेवलपमेंट मतलब ये है, लोगों को आर्थिक उन्नति होना चाहिए, लोगों को ये व्हाट यू से इनकम, लोगों को इनकम बढ़ाना होगा। इनकम बढ़ने से इनका समस्या हल होगा। इनकम बढ़ने के लिए इनको लैंड चाहिए, नहीं तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए। ये दोनों नहीं होने से डेवलपमेंट भी नहीं हो। रोड्स एंड बिल्डिंग्स डेवलपमेंट नहीं है, लोगों को जीवन उन्नति डेवलपमेंट है। वो लाने तक फिर भी और एक राउंड में माओवादी सोच बदल के दूसरा रूप में आ सकता है। ये हमारा ख्याल से ठीक रास्ता होगा। ये एक्सपीरियंस से सीख के माओवादी अंदर भी कुछ सोच बदलाव आए, वो उन लोग करेगा। हम यहाँ से नहीं कर सकता है, उनको हमें बोल सकता है। इन लोग के अंदर ये सुविधा लेके डिस्कशन होगा, इससे इनका सोच बदले लाएगा। इसीलिए मेरा कहना यह है, माओवादी खत्म नहीं होगा,
माओवादी दूसरा नहीं है, वो कम्युनिस्ट आंदोलन में एक अंतर्भाग है। ये कम्युनिस्ट आंदोलन में जितना सोच है, जी सोच सब संघर्ष होगा, इसमें ठीक रास्ता निकल के आगे चलेंगे। लेकिन क्या लगता है सर अभी भी कि अब क्या ये घोषित करने का समय नहीं आ गया है कि अब इंडियन स्टेट से कोई भी इस तरह का आर्म्ड स्ट्रगल तो अब कोई रास्ता नहीं है और बंदूक तो छोड़ ही देना चाहिए? मेरा मतलब ये है, भारत में जितना भी पार्टी है, जितना भी बोलो अहिंसा, हिंसा नहीं, लेकिन सभी पार्टी जितना भी निर्वाचन में भाग ले रहा है, अभी जो पार्टी शासन कर रहा है वो पार्टी भी सशस्त्र है, वो पार्टी इनका गुंडा भी है, वो पार्टी अभी सड़क में लाके लोगों को मार रहा है, वो पार्टी का लोग बॉम्ब फुटा के कुछ लोग को मारा दिया गया है, वो रिपोर्ट्स आए देश में। इसीलिए नो पार्टी सब बोलता है हिंसा, लेकिन सभी पार्टी हिंसा जरिया चल रहा है। केवल हिंसा में काम चलेगा नहीं चलेगा, वो इसको अनुभव से हमें सीख लेंगे, फिर रास्ता बदल के आगे चलेंगे। जो रास्ता में हम जाएंगे वो बदलाव आएगा, डेवलपमेंट आएगा, वो रास्ते में जाएंगे। सब एक आखिरी सवाल आपसे, मैं क्योंकि इस वक्त श्रीकाकुलम जिले में हूं और हम सब उनके परिवार वाले लोग भी बसवराजू के मृत शरीर का इंतजार कर रहे थे। एक चर्चा मैंने चर्चा ये सुनी कि इस समय क्योंकि चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तेलुगु देशम पार्टी की सरकार है, और ये कहा जाता है कि कुछ विधायकों मंत्रियों की हत्या माओवादियों ने की थी और उसका जिम्मेदार बसवराजू को माना जाता है। खुद मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के ऊपर भी नक्सलियों ने कभी अटैक किया था। तो ये कारण है कि नक्सलियों बसवराजू का जो मृत शरीर है और उसको यहाँ लाने से और यहाँ उनके पैतृक गांव जियनापेट्टा में उनका अंतिम संस्कार करने के लिए मना किया गया था। क्या आपको लगता है कि ये जो राजनीतिक दबाव की बात है इसमें कोई सच्चाई है? हो सकता है राजकीय दबाव, इसी में मैं दूसरा रूप से मैं देख रहा हूँ। बसवराजू को मुठभेड़ में नहीं मारा दिया, उसको पकड़ के मारा दिया गया। ये न्यूज़ बाहर आ जाएगा जब आपको जिंदा में पकड़ा गया, क्यों इनको कोर्ट में नहीं लाया गया, वो बात तो निकल के आ जाएगा। सो चंद्रबाबू नायडू और दूसरा विधायक में अटैक किया, इसको लेके उन लोग राजकीय दबाव है सकता है, लेकिन मुख्य बात यह है बसवराज को पकड़ के मार दिया गया। लेकिन ये बात आप इतनी दावे से कैसे कह रहे हैं सर कि पकड़ के मार दिया गया? आज एक लेख रिलीज किया माओवादी पार्टी, वो लेख में उन लोग बोल दिया इनका सुरक्षा बल से, क्या बसवराज को सुरक्षा बल से अंदर से 6 लोग सरेंडर हो गए, वो 6 लोग का समाचार से इनको पकड़ा गया, पकड़ के मार दिया गया। ऐसा बॉडी भी देखने से पॉइंट ब्लैंक से मारा दिया गया, पॉइंट ब्लैंक मतलब हाथ से पकड़ा गया, दूर से होने से बहुत बड़े चोट लगेगा, इसीलिए उसको बॉडी देने से ये सब निकल के बाहर आ जाएगा। सब सभी समाज इसको पूछेंगे सोसाइटी को, सरकार को, क्यों यो जिंदा से पकड़ा गया लोगों को कोर्ट को नया लाया गया, इनको मार दिया गया, ये बात बाहर आ जाएगा। इसीलिए इसको दबाव करने के लिए, दबने के लिए इन लोग बॉडी नहीं दिया। पुराना जो होगा हो गया, इसको लेके कहानी हो सकता है, इसका गुस्सा भी हो सकता है, लेकिन कंक्रीट जो लोग पकड़ा गया वो स्थल में, वो बात नहीं आने के लिए, कुछ छापने के लिए सरकार इसको बॉडी नहीं दिया। एक बार फिर सर वो हमारी बात पूरी नहीं हुई थी, जो राजनीतिक दबाव वाली बात हो रही थी। दूसरा ये एक और सवाल मैं उसी में जोड़ना चाह रहा हूँ आपसे, जो इनके बड़े भाई जो हैं एन दिलेश्वर राव, जो बसवराजू के बड़े भाई हैं, उनके कुछ रिश्तेदार जो है वो लोग भी पॉलिटिकली काफी इन्फ्लुएंशियल हैं, उनकी समधन जो है वो पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुकी है, तो ये कुछ पॉलिटिकल उसका मामला लगता तो है कि पॉलिटिकल उसमें गुणा भाग कुछ किया जा रहा है। मेरा ख्याल से केशव राव का फैमिली
बैकग्राउंड इच्छा पॉलिटिकल नहीं है, वो सामान्य पॉलिटिकल एंड एम्प्लॉयमेंट रहने वाला है, कुछ इन्फ्लुएंसुअल फैमिली है, लेकिन पॉलिटिक्स से इतना जड़ित नहीं है। इसीलिए इस बात में उन लोग का कुछ कार्रवाई रहेगा वो मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ ये बात है इम्पोर्टेंट बात, केशवराव जिंदा में पकड़ा गया, पकड़ा जाने के बाद इनको कोर्ट में लाना था, इन लोग कोर्ट में नहीं लाया, उनको मार दिया। मार देने के बाद डेड बॉडी देने से, उसको हम देखने से ये सब निकल के आ जाएगा, इसीलिए छाप देने के लिए डेड बॉडी नहीं दिया। दूसरा दबाव छोड़ दीजिए, वो पॉलिटिकल दबाव ये दबाव रहने से रह सकता है, लेकिन असल दबाव ये है सरकार ढाक में रहने वाला था, इसको छापने के लिए सरकार ये कदम किया। सर, आपने बहुत स्पष्टता से अपनी बात रखी और आपने अपनी तबीयत खराब होने के बाद भी हमको इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जरूरी नहीं है कि आप एमएम राव की हर बात से सहमत हो, लेकिन असहमति को स्थान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है और उनको सुना जाना चाहिए। अगर आपको हमारी ये बातचीत पसंद आए और हमारे इस तरह के कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।